No more long and boring lectures, no more poor quality videos, and no more second-hand lectures. A-Team Commerce Academy brings you next level ACCA lectures you deserve. हम कंटिन्यू करते हैं। इस सेशन के अंदर हम बात करने वाले हैं कि कैसे स्टेप बाय स्टेप हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का कंसोलिडेशन करेंगे। सेम हमारा जो कंसोलिडेशन वाला केस था 50% से ऊपर अगर एक कंपनी ने दूसरी कंपनी के अंदर अक्वायर कर रखा है तो। दूसरी बात हम यहाँ पर देखेंगे कि साल के बीच में अगर एक्विजिशन किया जाता है तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर क्या हमें चेंजेस करने पड़ते हैं और क्या स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर हमें चेंजेस करने पड़ते हैं। दैट्स राइट। अभी तक जो भी हम क्वेश्चन देख रहे थे पिछले सेशंस के अंदर दे वर ऑल अक्वायर्ड इन द बिगनिंग ऑफ द ईयर। अब हम ऐसे केसेस देखेंगे अगर साल के बीच में अक्वायर किया तो क्या बदलाव आना चाहिए। ठीक है जी, शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले व्हेन और वाई तो हम डिस्कस कर चुके हैं कि कंसोलिडेशन कब किया जाता है, क्यों किया जाता है। वी आर ऑलरेडी अवेयर ऑफ दैट। सो मूविंग ऑन टू व्हाट आर द इम्प्लीकेशंस ऑफ कंसोलिडेशन। तो यहाँ पर बस जो अकाउंटिंग स्टेप्स है उसके अंदर बदलाव आएगा, क्योंकि अब यहाँ पर आप स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन को नहीं देख रहे हो, यहाँ पर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस को देख रहे हो और उसी कंसोलिडेशन करना है। तो यहाँ पर भी बड़े 3 आसान से स्टेप है। किताब के अंदर कितने भी लिखे हों, मैं तो कहता हूँ 3 ही स्टेप हैं। स्टेप नंबर 1 के अंदर यहाँ पर आप इनकम और एक्सपेंसेस को आइटम बाय आइटम ऐड कर दोगे, बात ख़त्म। बस एक बात का आपको ध्यान रखना है कि जब भी वहाँ पर इन्वेस्टमेंट इनकम दिखाई देगी तो आपको चेक करना होगा कि ये इन्वेस्टमेंट इनकम जो पेरेंट कंपनी के स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में दिखाई दे रही है, कहीं ये सब्सिडरी ने तो नहीं दी। अगर सब्सिडरी डिविडेंड पे करता है और वो इन्वेस्टमेंट इनकम में दिखाई दे रही है तो कंसोलिडेट करते समय आपको उसे एलिमिनेट करना होगा। ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है जी, क्या ध्यान रखना है? इन्वेस्टमेंट इनकम, है ना, क्योंकि पेरेंट कंपनी सब्सिडी के अंदर इन्वेस्ट कर रही है और सब्सिडी अगर डिविडेंड देती है तो उसके लिए डिविडेंड पेड है और हमारे लिए इन्वेस्टमेंट इनकम हो जाएगा। राइट। कंसोलिडेट करते समय इस इन्वेस्टमेंट इनकम को आपको एक्सक्लूड करना है। ठीक है। दूसरा स्टेप हो जाता है कि जैसे ही आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकल के आएगा आपको उसे 2 हिस्सों में बांटना होगा। नंबर 1 इज़ प्रॉफिट दैट बिलोंग्स टू नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, और जो बैलेंसिंग फिगर है वो ग्रुप के प्रॉफिट में चला जाएगा। क्वेश्चन करके हम देखेंगे कि ये किस तरह से होगा। और तीसरा काम हमारा होगा इंट्रा ग्रुप ट्रेडिंग को एडजस्ट करना, वैसे ही जैसे हम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर हम करते थे। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस के अंदर उसका क्या इफेक्ट आएगा वो भी हम देखेंगे। ठीक है जी, चलें। सो वी नीड टू फर्स्ट स्टार्ट विद ए सिंपल कंसोलिडेशन, जैसे हमने स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में किया था कि आइटम बाय आइटम ऐड करेंगे तो क्वेश्चन किस तरह से दिखाई देगा। ठीक है ना, चलें देखें। सो ये देखें, क्वेश्चन एक छोटा सा मैंने बनाया है। पी कंपनी 75% एस पीएलसी के अंदर इन्वेस्ट कर रही है, 1 जनवरी को कर रही है। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस 31 दिसंबर का दे रखा है। आप देखें इसके अंदर रेवेन्यू दे रखा है। मैंने क्या कहा, आपको सिर्फ आइटम बाय आइटम ऐड करना है। इन्वेस्टमेंट इनकम अगर होगी तो उसे एक्सक्लूड करना है। इस क्वेश्चन में मैंने इन्वेस्टमेंट इनकम ली नहीं है, अगर होती तो कंसोलिडेशन में आप उसे ऐड नहीं करते। बस इतनी सी बात है और कोई बात नहीं। अब देखिए, रेवेन्यू यहाँ पर दे रखा है 1000 पेरेंट का और 350 सब्सिडी का, दोनों को ऐड कर दिया, 1350 हो गया। ठीक है। कॉस्ट ऑफ सेल्स 850 और सब्सिडी का 280, दोनों को सिंपली आप ऐड कर दोगे। ग्रॉस प्रॉफिट को ऐड कर दोगे, एडमिनिस्ट्रेटिव को ऐड कर दोगे, एंड दैट बेसिकली इज़ एज सिंपल एज इट लुक्स। ठीक है ना, बस आइटम बाय आइटम आपको ऐड करते चले जाना है। देखें किस तरह से दिखाई देता है। इफ़ यू लुक एट इट, सारी चीज़ें हम ऐड करते चले गए हैं और एक कॉलम आपको एक्स्ट्रा दिख रहा होगा सब्सिडी के बाद वाला, वहाँ पर आप देखोगे तो सारी चीज़ें आपको सिंपली ऐड हुई हुई दिखेंगी। बस यहाँ पर मैंने आपको क्या बोला, दूसरा हमारा स्टेप था कि जो टोटल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकल करके आ रहा है विच इज़ 48, उसमें से कितना हिस्सा नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट का होगा, दैट्स ऑल। सो उसको कैलकुलेट करने के लिए आपको सब्सिडरी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखना होगा विच इज़ 8। ठीक है, 8 दे करके रखा हुआ है। आपको केवल क्या करना है, क्योंकि हमने क्वेश्चन के अंदर पेरेंट के पास 75% शेयर है तो नॉन कंट्रोलिंग के पास ऑब्वियसली 25% शेयर होगा। राइट। तो $8 जो सब्सिडरी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है उसका 25% यानी कि $2 इज़ गोइंग टू बी ऑफ नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। और जो आपका बैलेंसिंग फिगर निकल के आ रहा है, यानी कि जब आप 48 में से इस 2 को माइनस करेंगे देन $46 इज़ व्हाट यू आर गोइंग टू गेट फॉर
दी प्रॉफिट दैट बिलोंग्स टू दी ग्रुप। ठीक है ना सर, हम डायरेक्टली ग्रुप का नहीं निकाल सकते क्या? नहीं, बेटर ये है कि हम नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट का निकालें। डायरेक्ट ग्रुप का निकाला जा सकता है, चाहूँ तो उसका मेथड भी बता सकता हूँ, बट दिस इज़ द बेस्ट वे ऑफ अप्रोचिंग इट एंड आई एम नॉट गोइंग टू डिस्टर्ब दैट बैलेंस। ठीक है, सो नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट का सबसे पहले निकालना तरीका बड़ा आसान है, आपको डायग्रामेटिकली भी मैंने शो कर रखा है। सब्सिडरी का जो भी प्रॉफिट है उसमें से नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट को आप अलग कर लें एंड दैट बिकम्स दी NCI प्रॉफिट। और जो बैलेंसिंग फिगर है टोटल का, है ना, टोटल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का, उसे आप माइनस कर देंगे तो आपको ग्रुप का प्रॉफिट मिल जाएगा। ठीक है जी, तो हमने स्टेप नंबर 1 और 2 दोनों ही यहाँ पर देख लिए हैं। सो दैट बेसिकली लीव्स अस विद दी स्टेप नंबर 3, जिसके अंदर हमको ये देखना है कि ट्रेडिंग, इंट्रा ग्रुप ट्रेडिंग को किस तरह से हम यहाँ पर डील करेंगे। ठीक है, देखिए इंट्रा ग्रुप ट्रेडिंग यहाँ भी सेम तरीके से ही होती है। यू स्टार्ट विद ए सेल्स और परचेज। जैसे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर अगर पेरेंट सब्सिडी को बेच रहा है और वाइस वर्सा, तो हम रिसीवेबल और पेएबल यानी कि करंट अकाउंट्स में से उसे एडजस्ट करते थे। यहाँ पर आप सेल्स और परचेज को एडजस्ट करेंगे। अब क्योंकि सेल्स आपका रेवेन्यू के नाम से दे रखा है एंड परचेज इज़ ए पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल्स, याद है ना कॉस्ट ऑफ सेल्स का फॉर्मूला, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो परचेज उसके अंदर इंक्लूडेड हो, तो सिंपली रेवेन्यू और कॉस्ट ऑफ सेल्स दोनों में से आप सब्ट्रैक्ट कर लेंगे किस चीज़ को, जो इंट्रा ग्रुप सेल्स में है। यहाँ हमारा क्वेश्चन आप देखें, सेम क्वेश्चन हमने पिक किया है, डिफरेंस सिर्फ ये है, वो कह रहे हैं साल के दौरान पी ने यानी कि पेरेंट कंपनी ने 240 वर्थ ऑफ गुड्स सेल करे हैं एस को। ठीक है, अब दीज गुड्स हैड ए कॉस्ट ऑफ $160 और वो कह रहे हैं इसमें से हाफ ऑफ द गुड्स आर स्टिल नॉट सोल्ड, है ना। सो द सेकेंड आइटम इज़ गोइंग टू बी अनरियलाइज प्रॉफिट, बट फिलहाल उसको छोड़ करके हम सिर्फ और सिर्फ इंट्रा ग्रुप ट्रेडिंग को सेल्स और परचेज से एडजस्ट करते हैं। तो आप देखेंगे इस सवाल के अंदर कि रेवेन्यू आप 1000 प्लस 350 तो कर ही रहे हैं, बट जो सेल्स है $240 की वो वहाँ से माइनस हो जा रही है। वैसे ही कॉस्ट ऑफ सेल्स का कंसोलिडेटेड अमाउंट निकालने के लिए 850 और 280 को तो हम प्लस कर ही रहे हैं, बट साथ ही साथ में माइनस कर दे रहे हैं 240 को। ठीक है, तो ये तो पहले टाइप का हमारा एडजस्टमेंट हो गया। दूसरे टाइप का एडजस्टमेंट इज़ अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। तो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट आप जिस तरह से कैलकुलेट करते थे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में, उसी तरह से यहाँ भी करना है। यू गोइंग टू सी कि कितना माल ऐसा है जो बिका नहीं और उसके ऊपर का जो प्रॉफिट है दैट प्रॉफिट यू आर गोइंग टू रिड्यूस। तो आप टोटालिटी में देखोगे 240 और 160 को माइनस करके तो $80 का प्रॉफिट है, बट क्योंकि हमारे पास स्टॉक में केवल आधा 50% स्टॉक बचा है, सो ओनली $40 इज़ गोइंग टू रिप्रेजेंट द अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, है ना। ये सेम कैलकुलेशन जैसे हमने SOFP के अंदर किया था। अब ये हमें इन्वेंट्री यानी क्लोजिंग स्टॉक में से हटाना है एंड क्लोजिंग स्टॉक इज़ ए पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल्स। इनफैक्ट कॉस्ट ऑफ सेल्स को कम करता है क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, और क्योंकि फॉर्मूले में क्लोजिंग स्टॉक आपका माइनस हो रहा है, अगर आप क्लोजिंग स्टॉक को रिड्यूस करना चाहते हो तो आपको इस अनरियलाइज्ड प्रॉफिट को ऐड करना पड़ेगा। दैट्स राइट, ये सिर्फ एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है, ये कोई टेक्निकल कॉन्सेप्ट नहीं है। राइट, प्लीज़ अंडरस्टैंड द फॉर्मूला इज़ ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अगर माइनस क्लोजिंग स्टॉक के अंदर मैं -40 कर दूंगा ना, तो क्लोजिंग स्टॉक का जितना भी अमाउंट होगा उसमें माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। राइट, सिर्फ इतनी सी बात है, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक कॉस्ट ऑफ सेल्स निकालने के लिए माइनस होता है। कॉस्ट ऑफ सेल्स का क्लोजिंग स्टॉक अगर आप रिड्यूस करना चाहते हो तो आपको $40 यानी कि अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन इन्वेंट्री ऐड करना होगा। तो आप देखें इस क्वेश्चन के अंदर $40 हमने ऐड कर दिया एंड दैट इज़ एज सिंपल एज इट कैन बी। कुछ क्वेश्चंस इससे रिलेटेड करना, आप डाउट आए तो मुझे ज़रूर बताना, डिस्कस करेंगे। एक या दो क्वेश्चन ही करोगे तो आपको ये जो अंडरस्टैंडिंग है कि हम 40 ऐड क्यों कर रहे हैं बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। ठीक है, एक बार चाहें तो फॉर्मूला लिख के देख लें कॉस्ट ऑफ सेल्स का, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। मुझे पता है कई स्टूडेंट्स को ये बात हजम नहीं होती पहली बार में। ठीक है, सो जस्ट राइट डाउन द फॉर्मूला, है ना, और सोच करके देखें कि भाई क्लोजिंग स्टॉक के अंदर अगर हमें कुछ माइनस करना है तो क्लोजिंग स्टॉक इटसेल्फ इज़ ए नेगेटिव फिगर, और नेगेटिव फिगर को आपको रिड्यूस करना है तो उसमें से आप कोई चीज़ माइनस कर दोगे, माइनस में से माइनस कर दोगे तो वो ऐड हो जाएगी। राइट, एंड therefore you need to add 40 so that you can reduce the closing stock.
आगे बढ़ते हैं। तो अब हमने एक एग्जाम्पल ऐसा देखा जिसके अंदर पेरेंट सब्सिडरी को सेल कर रहा है। नाउ वी ऑल्सो नीड टू सी एन एग्जाम्पल वेयर सब्सिडरी इज सेलिंग टू पेरेंट एंड वी नीड टू सी व्हाट डिफरेंस डज इट मेक्स। सो पहली बात तो अभी क्लियर कर दे रहा हूँ कि जैसे हमने यहाँ पर रेवेन्यू और कॉस्ट ऑफ सेल्स को कम किया है, वैसे ही हम सब्सिडी पेरेंट को सेल कर रहा है उसके अंदर भी करेंगे। द ओनली डिफरेंस दैट इज गोइंग टू कम इन द अनरियलाइज्ड प्रॉफिट और नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट का कैलकुलेशन में डिफरेंस निकल करके आएगा। ठीक है, तो एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन मेरे को ना एक किताब से मिला था। कुछ लोग प्रैक्टिस कर चुके होंगे तो पहचान जाएंगे, बट दिस इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन टू प्रैक्टिस दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट। देखें आपकी स्क्रीन पे, वो कह रहे हैं जी सैंड कंपनी एक्वायर्ड 80% ऑफ द इक्विटी शेयर कैपिटल, है ना। दैट मीन्स नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट का 20% ही बाकी है। वो कह रहे हैं कि पेरेंट सैंड कंपनी है, सन कंपनी जो है वो सब्सिडरी है, और वो कह रहे हैं ये एक्विजिशन काफ़ी साल पहले हुआ था। फिर वो कह रहे हैं इन द ईयर 31 December X4 सैंड कंपनी मेड ए प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन 120,000, यानी कि पेरेंट का प्रॉफिट इतना है और सन का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 35,000 है। तो शुरू में ही हमको पता है कि 120,000 प्लस 35,000, यानी कि कंसोलिडेटेड प्रॉफिट इज़ गोइंग टू बी 155,000। यहाँ तो मुझे नहीं लगता कोई डाउट होना चाहिए, है ना, क्योंकि हम सिंपली ऐड कर देते हैं, हमारा काम हो जाता है। ठीक है, बट देखें पूछ क्या रहे हैं, पहले ये देख लेते हैं। लास्ट लाइन देखें, वो कह रहे हैं कि प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू पेरेंट कंपनी कितना है। ठीक है, यानी कि वो कह रहे हैं जो भी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 155 आपने निकाला है उसमें से पेरेंट का कितना है। ठीक है, मैंने आपको क्या अप्रोच बताया था, मैंने आपको बताया था कि भाई नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट का पहले निकाल लो, उसको अगर आप माइनस कर लोगे ना तो पेरेंट कंपनी का आंसर निकल आएगा। सो दैट इज़ एग्जैक्टली व्हाट वी आर गोइंग टू डू। सो नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट के ऊपर फोकस करते हैं। तो नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट का आप देखें तो 35,000 दे रखा है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट इज़ ओनली 20%। सो आइडियली 35,000 का 20% यानी कि 7,000 रुपीज़ शुड बिलोंग टू नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। बट यहाँ एक ट्विस्ट है। द ट्विस्ट इज़ कि सब्सिडरी इज़ सेलिंग टू द पेरेंट। ठीक है, तो जो सब्सिडरी का प्रॉफिट होता है ना उसके अंदर नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट का भी राइट होता है। ठीक है, एंड दैट नीड्स टू बी एडजस्टेड। सो लेट्स सी कि क्या ट्रांजैक्शन इनके बीच में हो रहा है। वो कह रहे हैं साल के दौरान सन कंपनी विच इज़ ए सब्सिडरी सोल्ड गुड्स टू सैंड कंपनी विच इज़ अ पेरेंट एट ए प्राइस ऑफ 40,000। भाई 40,000 का माल बेच दिया है। वो कह रहे हैं प्रॉफिट जो है मार्कअप वॉज 40% ऑन द सेल्स प्राइस। सो दैट बेसिकली मीन्स कि 40,000 का 40% करेंगे तो 16,000 इसमें अनरियलाइज प्रॉफिट होगा। बट कितना माल बचा है वो भी देखना हमको ज़रूरी है, यानी क्लोजिंग स्टॉक में कितना है। नाउ 31 जनवरी को वो कह रहे हैं कि क्लोजिंग स्टॉक के अंदर केवल 25% माल ही बचा था, यानी कि 75% बिक चुका है। राइट, सो 25% ऑफ 16,000 बेसिकली मीन्स हाउ मच 4,000, है ना, यानी कि केवल 4,000 जो है हमारा अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है। ठीक है, आपको कैलकुलेशन में दिख भी रहा होगा। ठीक है, ओके। नाउ नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट के अंदर देखें, कैलकुलेशन के अंदर टूवर्ड्स द राइट ऑफ द स्लाइड, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट का 35,000 पे 20% यानी कि 7,000 हमने निकाल लिया था। बट जब सब्सिडरी पेरेंट को सेल करता है तो प्रॉफिट का थोड़ा हिस्सेदार नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट भी होता है। यहाँ से हमें रिड्यूस करना होगा नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट का शेयर किसके अंदर, दैट्स राइट, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट में। हमने अभी भी निकाला कि अनरियलाइज्ड प्रॉफिट 4,000 है। जस्ट इन केस यू मिस्ड, लेफ्ट साइड के अंदर अगर आप देखें 10,000 का 25%, है ना। 10,000 कैसे आया सर, 40,000 का माल बेचा था, उसका 25% क्लोजिंग स्टॉक के अंदर बच रहा है, यानी कि 10,000 बच रहा है। और 10,000 का 25% यानी कि 4,000 इज़ अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, और इस 4,000 में से 20% नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट का है, यानी कि $800। सिंपली नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट का शेयर निकालने के लिए 7,000 में से इस अनरियलाइज्ड प्रॉफिट का एनसीआई के अंदर जो शेयर है उसे आप माइनस करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा एनसीआई का शेयर। मगर हमको बोला क्या गया था, हमको बोला गया था कि आप पेरेंट का निकालें। ठीक है, पेरेंट को कितना एट्रीब्यूटेबल है। ऐसा करने के लिए आपको टोटल प्रॉफिट लेना होगा विच वॉज 155,000। उसमें से अनरियलाइज्ड प्रॉफिट जो टोटल 4,000 का है उसे आप रिड्यूस करेंगे। ठीक है, तो 151,000 आपका एडअप होकर के आ जाएगा, और इस 151,000 में से आप माइनस करेंगे एनसीआई का, यानी विच इज़ 6,200, तो यू विल एंड अप गेटिंग 144,800।
ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया पेरेंट कंपनी का। तो सर इसमें डिफरेंस क्या रहा? डिफरेंस बस इतना रहा कि नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट पहले आप डायरेक्टली प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के अंदर एनसीआई का परसेंटेज मल्टीप्लाई करके निकाल देते थे, यानी 35,000 इंटू 20%। एडिशनल इसके अंदर क्या हो गया? एडिशनल बस इतना हुआ कि एनसीआई का शेयर आपको अनरियलाइज्ड प्रॉफिट में भी निकालना है और वो सब्ट्रैक्ट करना है एनसीआई शेयर ऑफ प्रॉफिट में से। बस ये एक एडिशनल काम आपको यहाँ पर करना पड़ेगा एंड वंस यू आर डन विद दैट आपका एनसीआई निकल करके आ जाएगा। कुछ डाउट्स हैं, कमेंट सेक्शन है, डिस्कॉर्ड सर्वर है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। अब बस एक चीज़ बचती है, मीडियर एक्विजिशन। मीडियर एक्विजिशन हमको दोनों में करनी है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में करना है। तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में बहुत आसान है, सिर्फ और सिर्फ वर्किंग नोट 2 के अंदर इम्पैक्ट आएगा जिसके अंदर हम नेट एसेट्स निकाला करते थे। एक क्वेश्चन उसी का लास्ट सेशन में से एक क्वेश्चन उठाएंगे, वो मैं आपको दिखा दूंगा, 2 मिनट का काम है। अगला हमारा इसके अंदर जो टारगेट रहेगा वो रहेगा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस। स्टेटमेंट प्रॉफिट लॉस और भी आसान है। स्टेटमेंट प्रॉफिट लॉस के अंदर बस आपको क्या करना है, प्रोपोर्शनेट अमाउंट ऐड करते चले जाना है, काम आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलें एक क्वेश्चन पिक करके देखते हैं। ये देखें आपके सामने क्वेश्चन, ये हमारे लास्ट सेशन में से एक क्वेश्चन है। लास्ट सेशन में यही सवाल हमने एग्जैक्टली लिया था। सो इफ़ यू हैव अ लुक एट दिस, इस क्वेश्चन के अंदर हम जब नेट एसेट्स निकाल रहे हैं, ठीक है, आपको सवाल के अंदर दे रखा है कि इस साल SPLC ने $120 का प्रॉफिट कमाया है। ये साल ख़त्म हो रहा है 31 दिसंबर को, बट मीडियर एक्विजिशन हुआ है क्योंकि 1 अगस्त को एक्वायर किया गया है कंपनी को। दैट बेसिकली मीन्स कि अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यानी कि 5 महीने ही हमने एक्वायर किया, पूरे साल एक्वायर नहीं किया है। एक प्रॉब्लम और है यहाँ पर, आपको ये नहीं दे रखा कि रिटेन्ड अर्निंग्स जब डेट ऑफ एक्विजिशन हमने किया था वो क्या था। ठीक है, इन दिस सिनेरियो जो हमारा प्रॉफिट दे रखा है पूरे साल का $120 का, इसे हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, यानी कि इसे 12 से डिवाइड करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि हर महीने का प्रॉफिट $10 है। ठीक है जी, बस फिर क्या, इसे हम एडजस्ट कर देंगे। देखें वर्किंग नोट्स के अंदर तो बड़ा क्लियरली आपको समझ में आएगा कि हमने रिपोर्टिंग डेट का जो रिटेन्ड अर्निंग्स है वो 500 लिया है, जैसा कि हमें बैलेंस शीट में दे रखा है, बट हमें पीछे जाना है, यानी कि डेट ऑफ एक्विजिशन पे जाना है। तो वी आर सिंपली गोइंग टू कैलकुलेट द प्रॉफिट ऑफ 5 मंथ्स, है ना, एक्वायर करे हुए 5 महीने हुए। सो 5/12 करेंगे $120 का, तो $50 आता है। दैट बेसिकली मीन्स कि डेट ऑफ एक्विजिशन पे हमारा रिटेन्ड अर्निंग्स 450 रहा होगा। आप बोलोगे सर डायरेक्टली पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट 50 के नहीं लिख देते, वो भी लिख देंगे, बट 450 हमें इसलिए निकालना है बिकॉज गुडविल के लिए हमें 2450 का फिगर चाहिए। चलिए जी, फटाफट से अब स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस भी देख लेते हैं। तो वही क्वेश्चन आपके सामने जो हम करते आ रहे हैं, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस तो और भी आसान है, बस सब्सिडरी को ऐड करने से पहले उसे आप टाइम अपोर्शन कर दें, दैट्स ऑल यू नीड टू डू। ये वाला सवाल देखें, PPLC ने 75% ले रखा है SPLC के अंदर और लिया है 1 अक्टूबर को, साल ख़त्म हो रहा है 31 दिसंबर को, यानी कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, केवल 3 महीने के लिए आपका यानी पेरेंट कंपनी का जो है उसका राइट है सब्सिडरी के प्रॉफिट पे। सो जितना भी एक्सपेंस और जितना भी इनकम आप ऐड कर रहे हैं एज इट इज़ ऐड करते जाओगे, बस उसे 3/12 करके, दैट इज़ इट, और कुछ भी आपको इसके अंदर नहीं करना है। आप देखें रेवेन्यू, कॉस्ट ऑफ सेल्स, ग्रॉस प्रॉफिट, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, किसी भी चीज़ को आप ऐड करने से पहले बस उसे टाइम अपोर्शन करते चले आ रहे हैं, दैट इज़ इट। फाइनली $42 हमारा प्रॉफिट फॉर द ईयर, कंबाइंड प्रॉफिट निकल करके आ रहा है, और $8 में से वेरी सिंपली यू हैव टाइम अपोर्शन डेट, टाइम अपोर्शन करके उसका 25% निकाला है, वो NCI बन गया है, और बैलेंसिंग फिगर आपका ग्रुप का प्रॉफिट आ गया है। चलें जी, तो इसी के साथ हमारा कंसोलिडेशन का जो टॉपिक है पूरी तरीके से इसके ऊपर पूर्ण विराम लग जाता है। अभी भी इस सीरीज़ के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बचे हैं, कुछ ऐसे टॉपिक्स जिससे आप लोगों को बहुत दिक्कत होती है, जैसे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, उसे भी हम थोड़ा सा डेप्थ के अंदर डिस्कस करेंगे जितना पॉसिबल हो सकेगा। ठीक है जी, तो मिलते हैं अगले सेशन के अंदर। तब तक अगर अभी तक डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन नहीं किया है, किस चीज़ का वेट कर रहे हो, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे रखा है, फटाफट ज्वाइन कर लो और मिलते हैं वहाँ पर।